क्वेश्चन? और कोई बोलना मत कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन की कैसे स्टार्ट करेंगे। आपने भी अटेंड नहीं की थी क्या? इसमें लिखा है, मैंने आपको सिखाया कि इफ 2 और मोर देन 2 साइन और कॉस इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म, 2 या 2 से ज़्यादा साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, प्लस में या माइनस में हो, तो साइन सी प्लस डी या साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी या कॉस सी माइनस डी के फार्मूले यूज करते हैं। ऐसा सिखाया मैंने आपको, क्लियर अपन ने बोला। तो इसमें 4 दिख रहा है, साइन तो क्यों नहीं लगाएंगे अपन, वही लगाएंगे ना, साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, वही फार्मूले यूज होंगे। अब आप सोचो कि फिर मैंने क्या कहा कि ऐसे 2 लेते हैं पेयर, जिनमें ऐसे 2 पेयर लेते हैं। अब साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी हो, उसमें आता है सी प्लस डी बाई 2 या सी माइनस डी बाई 2 आता है। तो दोनों का सम करके और 2 से डिवाइड करने पे कोई इंटीजर टाइप वैल्यू मिल जाए, रेशनल ना मिले, ठीक है। तो जैसे ये दोनों लेते हैं, ये दोनों लेंगे तो कितना हो गया 47 और 61, 108। 108 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो 54, और माइनस करोगे तो कितना आएगा डिवाइड करके 2 से करेंगे तो 7 आ रहा, -7, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों ले लेंगे, सेम ये दोनों ले लेंगे। अरे मैंने सिखाई है आपको, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है। तो क्या होगा, एक ब्रैकेट यहाँ लगा दो, साइन 47 प्लस साइन 61, माइनस कॉमन ले लो, साइन 11 प्लस साइन 25। अब यहाँ पर फार्मूला लग गया साइन सी प्लस साइन डी का, जो कि होता है 2 cos 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला होता है। सी की वैल्यू इसमें 47 है, डी की 61, इस वाले में सी की वैल्यू 11 डिग्री और डी की वैल्यू 25, सही है ना। तो इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 54 और कॉस -7, समझ गया ना रितिका, ये आया बेटा समझ। इसी में वैल्यू पुट कर दी सी और डी की, ये सी है और ये डी है। सी प्लस डी बाई 2 तो आ गया 54, और सी माइनस डी बाई 2 किया -7, सेम चीज इनके साथ करने वाले हैं। तो एक ब्रैकेट ये हो गया, फिर माइनस साइन लगा के 2 साइन, ये कितना हो जाएगा 11 और 25, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18, और इसको करो 25 माइनस 11 कितना हुआ 14, सही है। पूरे में से 2 और cos -7 कॉमन आ रहा, माइनस का वैसे आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता, ये तो सीख गए ना आपको मालूम। cos और sec में माइनस थीटा प्लस होता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन 54 और बचा साइन 18, ये तो cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos 7 डिग्री, साइन 54 की वैल्यू लिखवाई है मैंने, 54 की वैल्यू हाँ लिखवाई है, कल ही पढ़ी थी अपन ने, क्या थी साइन 18 की अपन ने पहले पढ़ी थी, कल ही पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी, सही लिखी मैंने वैल्यू, क्लियर। ये अगर नहीं मालूम हो तो बेटा लिख लेना, मैंने क्लास में बताई थी, उसमें वीडियो में देख लेना, वीडियो अवेलेबल है, सही है ना। अब पता नहीं मेरे को, आपको कल क्या पढ़ाया था, नहीं फ्राइडे को ये वाली बताई थी, 1872 पढ़ाई थी फ्राइडे को। कल 36 54 72 हाँ कल ही पढ़ाई। तो ये हो गया 2 cos 7 डिग्री, और ये कितना हो गया, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आया, कितना है √5 + 1 माइनस √5 + 1, 2 cos 7 डिग्री, √5 कैंसिल हो गया, 2/4, 2 से 2 टाइम, क्लियर। तो बेटा बना क्यों नहीं, अब उस पर डिस्कस करते हैं। तुमने तो कह दिया, तुम लोगों से क्यों नहीं बना, बन गया,
बेटा अपन ने कैसे किया बताओ? आधा कर दिया। तो आधा स्टार्टिंग ऐसे की थी कि कुछ और की थी? अब आधा बेटा कितना टाइम लगेगा करने में? 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लगे। देखनी पड़ती है। तो वैल्यू देख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अभी पहली बार अपन पढ़ रहे हैं तो देखो उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ ग्राफ से ही सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी इसको डिटेल में खैर मैं फंक्शन के टाइम पे पढ़ाता आपको, लेकिन अभी जितनी ज़रूरत है उतना बताएं। ग्राफ फर्स्ट फंक्शन जो है वो ले लिया y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। x जहाँ पर कोई एंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू, इसको एफ ऑफ एक्स लिखें या y लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है, ठीक है। x इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे और y इक्वल टू क्या होगा, आंसर आएगा। आप x इक्वल टू वैल्यू पुट करते जाएंगे, 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे और y इक्वल टू आंसर आता जाएगा, सही है ना। आपको क्या करना है, इसका जो ग्राफ होता है साइन एक्स का वो होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है। रफ लाइन मैंने बना दी, नहीं भी बनाती तो चल जाता, इसे बना रहे। यहाँ पर वैल्यू 1 है, अपन जानते हैं बाय अपर साइड पॉजिटिव होता है, लोअर साइड नेगेटिव होता है। ये 0 है, एक पाई है, एक 2 पाई है, ये माइनस पाई है और ये वाला -2 पाई है। समझ में क्या आ रहा है? ग्राफ पढ़ के वो देखो, ग्राफ क्या बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, सबसे पहले जो है कि इसमें x इक्वल टू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ये x पूरा कवर कर रहा है, x एक्सिस, ये आगे चलता तो ऐसे ही और चलता जाता लेफ्ट में और राइट में, तो लेफ्ट और राइट में तो ये मूव कर रहा है इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड में -इन्फिनाइट तक और राइट हैंड साइड में +इन्फिनाइट तक ग्राफ मूव कर रहा है। और ए वाली वैल्यू कौन सी है, x एक्सिस है। x एक्सिस मतलब यहाँ x, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x इक्वल टू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं, रियल नंबर, ठीक है। +इन्फिनाइट से लेके -इन्फिनाइट के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं आप यहाँ पुट कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आई क्या ग्राफ से? अब y क्या है, y है आंसर, आउटपुट है। x इक्वल टू आप कुछ पुट करोगे, जैसे 30 डिग्री पुट किया आपने तो आंसर आ गया 1/2, साइन 30 का आंसर 1/2 होता है। 60 पुट किया तो √3/2 आ गया। तो x इक्वल टू आप वैल्यू पुट कर रहे हो, y इक्वल टू आपका आउटपुट आ रहा है। अब y को देखो, y के में ग्राफ कहाँ चल रहा है, -1 से 1 के बीच में ही चल रहा। अरे लंबाई में कैसे भी हो, ऊपर नीचे में तो सिर्फ इतना ही, इसी के बीच में मूव कर रहा है, इन दो लाइनों के बीच में, सही है ना। कभी भी इन दो लाइनों से ऊपर भी, इससे ऊपर नहीं और इससे नीचे नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में आप x इक्वल टू कुछ भी पुट कर दो, कोई भी रियल नंबर, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, -1 से छोटा आएगा, और सॉरी -1 से छोटा आएगा, +1 से बड़ा नहीं आएगा, -1 और +1 के बीच में आएगा, ठीक है ना। अरे बात समझ में आई? ये जो ग्राफ चल, अच्छा जैसे मैं आपसे कहूँ साइन 0 0, -1 और +1 के बीच में है, साइन 30 1/2, -1 +1 के बीच में 45 1/√2, ये भी √3/2, √3 का हुआ 1.732 होती है वैल्यू, और 2 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 60 डिग्री, 60 तो हो गई, 90 1। तो मैंने क्या कहा, -1 और +1 के बीच में आएगा, -1 भी आंसर आ सकता है, +1 भी आ सकता है। अगर आप साइन 120 की वैल्यू भी कर लो, 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30, 90 + 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का हो जाएगा cos 90 कारण, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो क्या है cos 30, वो भी √3/2। मतलब आप कोई भी वैल्यू निकाल के देख लो, सारी की सारी वैल्यू जो है उनका आंसर -1 और +1 के बीच में आएगा, या फिर -1 आएगा या +1 आएगा। बात समझ में आ गई? और जब ग्राफ, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को एक कट करे, इसका मतलब क्या हुआ
अरे अपन 9th क्लास में ग्राफ बनाते थे, कैसे बनाते थे? x इक्वल टू वैल्यू पुट करी तो y इक्वल टू आता था, फिर अपन ऐसे डॉट बना देते थे, तो डॉट डॉट को मिलाते थे तो कोई डायग्राम बनता था, अपन कहते थे यही ग्राफ है। तो अब यहाँ पर ये देखो, आपने x इक्वल टू यहाँ पाई पुट किया तो y इक्वल टू क्या आया होगा? 0 आया होगा। अरे तभी तो यहाँ पॉइंट आया, सही है ना? x इक्वल टू पाई पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी? 0, सही है ना? यहाँ पर भी x इक्वल टू 2 पाई पुट किया तो y की वैल्यू 0, x इक्वल टू -पाई पे भी 0, -2 पाई पे 0, और सेम चीज आगे भी चलती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन में कोई भी पाई हो उसका आंसर क्या होगा? 0। n इक्वल टू आप चाहे माइनस पुट करो चाहे प्लस पुट करो, साइन पाई की वैल्यू 0, पाई मतलब 180, 2 पाई की वैल्यू 0, 3 पाई की, 4 पाई की, सभी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर हो गया? अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन और रेंज अपन फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रफ बता देता हूँ। डोमेन मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, ऑल एक्सेप्टेड वैल्यू बाय वेरिएबल x, जो x जो वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है उन सबके कलेक्शन को बोलते हैं डोमेन। तो इसमें क्या x क्या बिलोंग कर रहा है? -∞ से +∞ के बीच में सारी वैल्यू को बिलोंग कर रहा है। अरे ये दिख रहा है? ये मतलब अपने मन से कुछ नहीं, ग्राफ से समझ में आया। ये आगे चलता तो और ऐसे ऐसे चलता जाता, ये भी चलता तो और उस साइड आगे बढ़ता जाता। मतलब x में -∞ से +∞ तक कुछ भी रख सकते हैं, ये कहलाती है डोमेन। डोमेन को dx से नोट करते हैं, लेकिन अभी मैं उस चैप्टर में नहीं पढ़ रहा, अभी जैसे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। एक होती है रेंज। रेंज का मतलब होता है जो आउटपुट का कलेक्शन हो, कि आप अगर कुछ भी रखते हो तो कितना, किस रेंज में आउटपुट आ रहा है। तो किस रेंज में आ रहा है? -1 और +1 के बीच में। -1 और +1 पे क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्योंकि -1 भी आंसर आ सकता है और +1 भी आ सकता है। इसीलिए जब आगे जाके मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको 2-3 दिन बाद, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें कभी क्वेश्चन दिया रहेगा कि sin x इक्वल टू 2 और कहेंगे सॉल्व इट, तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि sin x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होती। तो वहां पे आपको ये काम में आएगा कि sin x की रेंज क्या होती है? -1 से +1, उसका आंसर 2 आ ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये हो गया sin x। सेकंड वाला होता है, वो होता है y इक्वल टू cos x। cos x का जो ग्राफ है, क्वेश्चन बार कर रहा हूँ। थर्ड वन, y इक्वल टू 10x। अच्छा एक चीज और यहाँ समझा दूँ। अब जैसे अपन जो वैल्यू है अपन ने निकाली कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2 होती है साइन में, 45 की 1/√2 होती है। तो आप देखो ये x एक्सिस क्या बता रहा है? ये एंगल को बता रहा है, 0 डिग्री, पाई। यहाँ पर अगर इतना देखो तो ये वाला कौन सा होगा? ये होगा π/2। अरे π/2 की वैल्यू 1 होती है, फिर sin 120 में फिर कम हो जाती है, sin 120 की वैल्यू 1/2 आ जाती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब π/2 पे हाईएस्ट जाता है, ठीक है। यहाँ पे और छोटे π/2 से कम वाले होंगे, 60 डिग्री, 45 डिग्री के है। तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा sin 0 पे 0 मिल रहा। अरे x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। इसलिए sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। यहाँ कहीं 30 डिग्री होगा, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये पूरा क्या है? 1 है, तो 1/2 यहाँ कहीं आ रहा होगा आधे में। सपोज 60 π/3 60 डिग्री, 60 कितनी होती है? √3/2, 1/2 से ज्यादा होगी वो यहाँ कहीं आ रहा होगा। π/2 पे 1 यहाँ आया तब तो ये टॉप आया। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि 0 से π/2 तक वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई। और π/2 से जब जैसे ही आगे बढ़ोगे 120 डिग्री, 135,
150, तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी पाई तक, और फिर पाई के बाद फिर क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप निकालोगे साइन 270 की वैल्यू निकालो, तो साइन 270 की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, या 270 प्लस कुछ भी कर दो, 300 की निकालो तो भी निगेटिव आएगी। वो कहाँ तक जाएगी, 2 पाई तक प्लस जाएगी। तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो कहाँ पॉजिटिव आ रहा, कहाँ निगेटिव आ रहा। नहीं समझ में आया तो रहने दो, जितना समझाया तो उतना ही बहुत है। ठीक है ना। अब आते हैं 10 पे। जीरो डिग्री यहाँ ले लिया, पाई/2 में उसको ऐसे कर देते हैं, ए एक्स एक्सेस हो गया, ए वाई हो गया। मतलब ये बिल्कुल उसके नियरेस्ट जाता है। टेन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट होती है। तो ये 10 पाई/2 क्या, ये बिल्कुल इससे पास से गया, पास से गया मतलब पाई/2 नहीं रख सकते। जब भी ग्राफ में ऐसे डॉट डॉट बने हों, ये पीछे वाले जो ये बनाए थे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने इसको अपना सीधी लाइन पे लिख सकते थे, ऐसे बना सकते थे। जब ऐसे डॉट डॉट बने हो किसी भी ग्राफ में, तो इसका मतलब है वो वाली वैल्यू उसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है। डोमेन मतलब वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते एक्स इक्वल टू, कभी एक्स एक्सिस पे ऐसे बने हो तो। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे आप पाई/2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही अगला वाला, ये क्या होगा, 3 पाई/2, यहाँ पे क्या होगा, पाई, ये भी सेम। -3 पाई/2, -पाई/2। ये समझ में आया ग्राफ। अब इसमें ये बता दो x इक्वल टू क्या क्या पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया कि x तो -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, अरे ए वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, डॉट डॉट वाली। आपको मैं एक चीज बताऊं, अब अभी बता ही देता हूं, जैसे मैं डोमेन के टाइम पे बताया था। कभी भी आपको किसी भी ग्राफ की डोमेन निकालनी हो, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, मतलब आप क्या क्या यहाँ पुट कर सकते हो। तो अगर ग्राफ दिया है तो आप देख लिया करो कि ग्राफ द्वारा एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन कवर किया गया है। कवर्ड पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस बाय ग्राफ इज कॉल्ड डोमेन। एक्स एक्सिस का जितना पोर्शन ग्राफ के द्वारा कवर किया जाता है वही डोमेन है। तो इसमें देखो कितना कवर कर रहा था, इसमें पूरा कवर कर रहा था। कवर का मतलब समझते हो, कवर का मतलब अगर मैं ऐसी लाइन खींचूं तो वो ग्राफ को काटनी चाहिए। अगर वो कट कर रही है कहीं भी, कोई भी जैसे मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, तिरछी नहीं होंगी, पैरेलल होंगी। अगर वो ग्राफ को कट कर रही हैं, कहीं भी मैं ड्रॉ करूं लाइन बाय एक्सिस के पैरेलल, और अगर वो ग्राफ को कट कर रही हैं तो वो सारी वैल्यू एक्स में कवर है, मतलब डोमेन में कवर है। तो इसमें तो आप कहीं भी ड्रॉ करो पैरेलल लाइन बाय एक्सिस के, सब हैं, सब कवर हैं। तो इसलिए मैंने इसकी क्या बोली, डोमेन, इसकी बोली कि आर है। अच्छा इसकी नहीं लिखा है मैंने, इसकी भी क्या होगी, डोमेन आर ही होगी। इसमें भी तो एक्स सब बिलोंग कर रहा है, -∞ से लेके +∞ के बीच में आप कुछ भी पुट कर सकते हो। और इसकी अगर रेंज की बात करें, बाय की वैल्यू की बात करें, तो वो भी क्या आती, -1 से +1 आती। अरे आती -1 से +1 के बीच में ही है। और जैसा इसमें बताया था, sin n पाई की वैल्यू इसमें कितनी है, 0। इसमें अगर बोले कि cos n पाई की वैल्यू क्या होगी, तो देखो cos पाई कहाँ आएगा, पाई यहाँ कहीं आएगा, ये पाई है, ये यहाँ पे -पाई है। cos पाई पे आंसर कितना दे रहा है, -1। cos पाई को क्या दे रहा, -1। अगर एक ग्राफ ऊपर चलता तो अगला कहाँ आता, ऐसा आता, मतलब सॉरी ऐसा चलता अगला, और ये क्या होता, यहाँ क्या आता, 2 पाई पे क्या देता आंसर, +1। अरे बात समझ में, पाई पे क्या दे रहा था,
-1, 2 पाई पे क्या दे रहा +1, अगली बार 3 पाई पे क्या देता -1, 4 पे क्या देता +1। ये समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसका मतलब है cos n पाई की वैल्यू क्या होगी -1 की पावर n। जब भी कोई वैल्यू अल्टरनेट में प्लस माइनस दे तो आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो cos n पाई की वैल्यू, अब 10 की बात और कर लें। मैंने फालतू बना दी, इनको फिर से बनाना पड़ेगा। हो गए? ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, कभी कभी इन्हीं से आंसर आता है। जैसे एक वो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे, कौन टेस्ट वाला था, एक कोई क्वेश्चन उसमें था, देखो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा। ये ऊपर कहां तक जा रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा, मैंने तो इतना ही बनाया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा। नीचे की ओर मतलब माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा। तो अगर कोई पूछे कि 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से किस में इंक्रीज करता है, तो फर्स्ट में इंक्रीज करता है और फोर्थ में क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर दिख रहा? ऐसे इनमें पूछ लें कि फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट में इंक्रीज कर रहा है, थर्ड में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड में इंक्रीज कर रहा है, थर्ड में डिक्रीज कर रहा है। अरे नीचे की ओर जा रहा है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर? इसकी टू पेमेंट बताओ, इसकी क्या होगी इसमें? क्या होगी? पहले तो इसकी बात कर लो, 10 n पाई। 10 n पाई कितना होगा? 10 पाई की वैल्यू 0। अरे पाई पे 0 दे रहा है, 2 पाई पे भी क्या देगा 0, 3 पाई पे भी क्या देगा 0। तो इसका मतलब n पाई पे भी क्या देगा 0। सही है? ये समझ में आ रहा? पाई पे 0 दे रहा है, x एक्सिस पे कट करेगा कोई भी ग्राफ, मतलब x की उस वैल्यू पे उसका आंसर क्या आ रहा है 0। जैसे यहाँ π/2 पे क्या आ रहा है 0, 3π/2 पे क्या आ रहा है 0। सो अब क्या होगा था, हाँ 2 में मतलब x क्या क्या पुट कर सकते हैं। देखो x की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग a वाली जो ये लाइन बनी है। अरे π/2 रखने पे क्या आता है, इन्फिनिटी। अब आपको ये चीज भी समझ में आना चाहिए कि जब मैं कहता हूं डोमेन या वैल्यू ऑफ x या एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x, तो मैं ये बोल रहा हूं कि x की वो सारी वैल्यू जिन्हें क्वेश्चन में पुट करने पर ना आपका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है और ना ही इमेजिनरी आ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट भी वैलिड नहीं है और इमेजिनरी भी वैलिड नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना? फंक्शन समझ में आ रहा? तो आप अगर π/2 रखते हो तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। 3π/2 रखते हो तो भी इनफाइनाइट, -π/2 पे भी इनफाइनाइट, -3π/2 पे भी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो नहीं आना चाहिए, तो ए वाली वैल्यू जो है वो आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं r माइनस n पाई प्लस π/2। देखो π/2 और -π/2 तो नॉर्मल बात है, इसके आगे वाले n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आएगा, पाई प्लस π/2 क्या हो जाएगा 3π/2। तो 3π/2 भी नहीं आना चाहिए। n इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5π/2, तो 5π/2 भी नहीं आना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है ना? अब रेंज की ओर बात कर लें। मैंने कहा डोमेन मतलब कवर्ड पोर्शन ऑफ x एक्सिस, रेंज मतलब कवर्ड पोर्शन ऑफ y एक्सिस। कवर्ड बाय ग्राफ, किसी ग्राफ के द्वारा y एक्सिस का जो पोर्शन कवर किया है। इसमें कितना कवर कर रहा था, -1 से 1 के बीच में कवर कर रहा था। इसमें कितना कर रहा, बिल्कुल -∞ से +∞ कर रहा, पूरा कवर कर रहा है तो y एक्सिस को। तो -∞ से +∞। चलो ये तो हो गया 3 स्टैंडर्ड ग्राफ। अब आगे की बात करें, कॉसेक, सेक और कॉट की। एक थ्योरी है, पढ़ लो। का बोर हो गई। फोर्थ वन आते हैं सेक पे। अब सेक को मैं ऐसे साइन के ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ कैसे। सेक सॉरी कॉसेक पे y इक्वल टू कॉसेक x, x बोले थीटा बोले एक ही बात है।
पड़ेगा ना। ये सब समझ लो तो ये क्या था, y एक्सिस, y डैश, ये था x एक्सिस। ये अपन साइन का ग्राफ है, ठीक ना। अब ये मत बनाना, बना तो नहीं रहे, ये मत बनाओ, ये तो साइन का ग्राफ है। बना लिया तो बना लिया, ठीक है, क्या करो। ये तो साइन वाला है, इसके थ्रू ही मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ये तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसी, जो पाई पे जहाँ जहाँ जीरो आ रहा था, साइन एक्स जीरो दिया था। अब देखो, अपन जानते हैं कि जो कॉसेक होता है, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। कॉसेक एक्स जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा साइन एक्स का, तो ग्राफ भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा, वो यहीं से पलट जाएगा। ये जो पोर्शन है, जीरो कहाँ गया, यहाँ से ले, ये पोर्शन ऊपर बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ऐसा, ऐसा, ये बता दिया। ये वाला पोर्शन ऐसा बन जाएगा नीचे जो, ये वाला पोर्शन ऐसा बन जाएगा। समझ गए होंगे तो। सही, ये है कॉसेक का ग्राफ। क्लियर, समझ में आया? जीरो को नहीं करेगा, जीरो का सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कॉसेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो कॉसेक जीरो इनफिनिटी, इसलिए जीरो पे कहाँ करेगा। क्लियर हुआ? देखो पहले तो ग्राफ बना लो, फिर बाकी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। बंद कर दे वो क्या होता है। इनको टच कर रहा है, -1 को भी +1 को भी टच कर रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं cosec 90 की वैल्यू कितनी होती, sin 90 क्या होता है, 1, तो cosec क्या होगा, 1 होगा ना, मतलब 1 वैल्यू होती है। ये वाली मतलब अगर मैं बोलूँ कि cosec -π/2 मतलब -90, तो -1 होगी।
और इनको क्रॉस नहीं कर रहा है, इनके बीच से निकल रहा है, मतलब नियरेस्ट टू, जैसे पाई के भी नियरेस्ट से जा रहा है, 2 पाई के भी नियरेस्ट से जा रहा है। अगर पाई रखोगे कॉसेक पाई की वैल्यू होती है इन्फानाइट, 2 पाई की भी इन्फानाइट, 0 की तो इन्फानाइट होती है। देखो चलो बात कर लेते हैं, डोमेन रेंज पे बात करें। क्या होगी डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू, क्या क्या वैल्यू ले रहा है एक्स की सारी वैल्यू ले रहा है, एक्सक्लूडिंग ये वाली जो ये लाइन ड्रॉ की मैंने, इनको छोड़ के। किसको? पाई पे नहीं, क्योंकि पाई पे क्या देता है? इन्फानाइट। 2 पाई पे भी इन्फानाइट, 3 पाई पे, सिमिलरली माइनस पे भी देगा। तो सारी वैल्यू लेगा, मतलब आर माइनस सारे पाई छोड़ के मतलब एन पाई। अरे n इक्वल टू 1 रखोगे तो पाई, n इक्वल टू -1 रखोगे तो माइनस पाई छोड़ के। समझ में आ गया? और रेंज क्या होगी? रेंज क्या दे रहा है? रेंज पे डिस्कस कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या क्या आएगी? पहले ये समझ में आ गया क्या? रितिका तुम्हें आ रहा सही में? ये नहीं आ रहा समझ, वहां तक भी नहीं आया। एक देखो पाई पुट करेंगे, ये पाई था, पाई पुट करने पे क्या दे रहा है? इन्फानाइट आ रहा है। 2 पाई पे भी क्या आ रहा है? इन्फानाइट। 3 पे भी इन्फानाइट। -5 इन्फानाइट, मतलब ये बता रहा है इन्फानाइट कैसे समझ में आ रहा? क्योंकि मैंने कहा कि इसके नियरेस्ट चलेगा ऐसे ऐसे तो इन्फानाइट आएगा। तो मतलब एक पाई, 2 पाई, 3 पाई माइनस में या प्लस में हो, ये नहीं रख सकते। तो पूरी वैल्यू क्या होती है? आर मतलब माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, उनमें से पाई के वाली छोड़ दो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई वाली वैल्यू। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। अब बाई की वैल्यू कैसी है? बाई की अगर आपको देखने हो तो बीच में नहीं आ रहा बाई, बीच में बस खाली है। ये बीच वाला पोर्शन क्या था? -1 से +1 का था। अरे बीच के पोर्शन में ग्राफ बना क्या? नहीं बना। या तो -1 से नीचे बना, ये -1 था, ये +1 था, या तो -1 से नीचे बना या +1 से ऊपर बना, इनमें नहीं बना बाय में। सही है ना? तो रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई इसकी -1 टू -∞ टू -1 यूनियन ऑफ 1 टू ∞। अरे -1 से नीचे कहाँ तक जा रहा है? -∞ तक। और यहाँ 1 से ऊपर कहाँ जा रहा है? +∞ तक। लिख लो, अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लिख लो, बाकी तो आगे समझ में आदत आया तुम्हें? इनको क्या होता है वैसे, अपने निमसेट का जो लेवल है उसमें 98% ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, 99% ही मानो बिना ग्राफ के सॉल्व हो जाती है, ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती। 98-99% 1 या 2% कभी कभी फंस जाते हैं जिनमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। बेटा कभी फिक्स ही नहीं है, 1 साल तो एक भी ना आया था कोई फिक्स नहीं है। मतलब 2-3 क्वेश्चन मानो आप, पूरे चारों पोर्शन मिला के, मतलब इक्वेशन, सॉरी रेशो, इक्वेशन, इनवर्स और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हाइट एंड डिस्टेंस आता नहीं, कभी कभार बाई चांस आ जाता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस को अपन इग्नोर भी करें तो बाकी को मिला के 3 या 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैक्सिमम। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही पूरे आगे कैलकुलस में काम में आएगी और इवन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में काम में आती है, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। इसके फार्मूले हर जगह लगते हैं। चलिए हो गया। अब इसका मैं डिटेल में बताऊँ कि समझ गए हो कि ऐसे ही बता दूँ। अब इसको भी ग्राफ को उल्टा कर लो, ये ग्राफ यहाँ से पलट जाएगा, यहाँ लाइन बना दूंगा मैं, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन बना दूंगा, ये भी पलट जाएगा यहाँ से, ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला यहाँ लाइन बनाऊंगा, ये यहाँ से पलट जाएगा, ये जाएगा ऐसा, ये मिटा दूंगा, यहाँ जो बनेगी ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया? ये है ना, ये ग्राफ बनाऊं मैं फिर से अच्छे से बनाऊं कि ऐसे समझ में आएगा? बना देता हूँ, बना देता हूँ। लिख दिया बेटा, बना देता हूँ। मतलब मैं इसलिए इसको समझा रहा हूँ इसमें कि इसमें आपको समझ में आ जाए ग्राफ बना कैसे है, माने ऐसा क्यों बना, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है उसका, तो वो भी ग्राफ भी उल्टा हुआ। सेक जो होता है नेक्स्ट बनाएगा सेक का, y इक्वल टू सेक x,
तो sec x कैसा होगा? बाकी आपको जो बुकलेट दी है उसमें डिटेल में बने ग्राफ, तो आप उसमें देख लेना ग्राफ, तो उसमें जितना बोर्ड पर पॉसिबल है उतना बता रहा। यहाँ तक -1 है, एक +1 है। क्लियर दिख रहा है? क्या इंक्लूड नहीं है? π/2, 3π/2 ये वाले इंक्लूड, जैसे इस वाले में पिछले वाले ग्राफ में क्या बताया थे, पाई वाले इंक्लूड नहीं थे। अब इसमें क्या है, एक π/2, 3π/2 ये इंक्लूड नहीं है। तो इसमें पिछले वाले की डोमेन क्या बताई थी, r-n π। इसमें क्या हो जाएगा, उसमें थी r-n π, इसमें हो जाएगी r-π/2, 3π/2, 5π/2। तो π/2, 3π/2, 5π/2 इनको लिखने का तरीका क्या होता, nπ + π/2। ठीक है, nπ + π/2। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज वही है जो पिछले क्वेश्चन वाले की थी। ये भी -1 से नीचे चल रहा है या +1 के ऊपर जा रहा है। सो -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞। लास्ट वन क्या था, 6th y = cot x। cot x जो कि रेसिप्रोकल होता है tan x के। बीच से जाता है, बीच से क्रॉस करता है। ये वाला -π, ये वाला -2π। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है।
क्लियर दिख रहा है कि पाई के जो मल्टीप्लायर हैं पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, इनके तो नियरेस्ट जा रहा है, मतलब पाई भी पुट नहीं कर सकते, माइनस पाई भी नहीं पुट कर सकते, 2 पाई भी नहीं पुट कर सकते। सही है। इन पे पाई वाली जो इतनी भी वैल्यू हैं या पाई के जितने भी मल्टीप्लायर हैं, इन पर क्या दे रहा है, इन्फिनाइट आंसर दे रहा है। क्लियर समझ में आ रहा? इन पे इन्फिनाइट दे रहा है, तो जब डोमेन निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, r माइनस पाई की वैल्यू को छोड़ के या पाई के मल्टीप्लायर को छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्सक्लूडिंग n पाई या r एक्सक्लूडिंग, सही है ना? अरे पाई नहीं रख सकते। क्लियर दिख रहा है। और रेंज की बात करें तो रेंज तो क्लियर दिख रही है कि पूरा बाय एक्सेस कवर कर रहा है, तो रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगी। नोट करो। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा भी हो सकता है। अरे अपने को क्या पता है ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, 1 2 3 4 5, ए प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है। समझ गए ना? मतलब ए ऐसा हो तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं, तब भी वही बात है, और यहाँ माइनस लगा हो चाहे प्लस लगा हो तब भी वही, जो मेथड में समझा रहा हूँ वही मेथड यूज होगी। क्लियर है? इसके लिए क्या करना, अब ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं, ये पूरी मैथमेटिक्स में जब भी आपको इस टाइप का कुछ दिखे, ए कॉस थीटा प्लस या माइनस बी साइन थीटा, या यहाँ साइन यहाँ कॉस, तो जो मेथड बता रहा हूँ यही मेथड लगती है। कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इवन इसमें भी मिलते हैं, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में भी मिलते हैं इस कंसेप्ट के, तो ध्यान रखना। जैसे ए और बी मतलब मैं एग्जांपल फॉर्म में बताऊं तो ये लिखा है 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, या 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, या कुछ भी ले लो, कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा, कुछ भी दिया है। अब आपको सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री में आएगा कि सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो, अगले चैप्टर में कराने वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें सिर्फ इतना ही लिखा आएगा और कहेंगे सॉल्व इट। फिर कैसे करेंगे, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, ये तो स्टैंडर्ड बता दिया कि मैक्सिमम में पूछेंगे, वो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उन्होंने कह दिया 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ये कहेंगे क्वेश्चन में। कैसे करना है आपको ऐसे करना कि लेट, सबसे पहले तो जो कुछ भी दिया इसको एफ ऑफ थीटा, ये मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, आपको इतना बड़ा नहीं करना, आपका तो 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड ही, बिना पेन उठाए, मैं तो सिर्फ आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। एफ ऑफ थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। मैक्सिमम मीनिंग के अलावा जब भी आपको कोई ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि ये जो है इसमें दोनों साइड डिवाइड करना है, किससे, जो cos थीटा और sin थीटा के कोफिशिएंट है उन दोनों का स्क्वायर और दोनों के बीच में प्लस और उनका रूट। cos थीटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, sin थीटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दोनों के बीच में प्लस का साइन, प्लस ही आएगा, और होल का रूट। ठीक है, इससे डिवाइड करना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा अपॉन रूट ऑफ, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब क्या है, इसको तो ऐसे ही डिवाइडेड बाय, इसको एफ ऑफ थीटा को अपन बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको ये क्या है, हमेशा जो cos थीटा का कोफिशिएंट है उसको सपोज करना है साइन जो cos थीटा का कोफिशिएंट है,
और जो साइन थीटा का है उसे कॉस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। ये किसी का फार्मूला लग रहा है? किसका फार्मूला है? साइन ए प्लस बी का है। तो ये किसका हो गया? साइन थीटा प्लस अल्फा का हो गया। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है। अभी ग्राफ पढ़ा अपन ने, बाई की बाई मतलब क्या है? साइन कहलाए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? -1 और 1 के बीच में होगी। इसको ऐसे लेते ही चलो आपको समझाने के लिए। √(a² + b² f of theta upon √(a² + b² f of theta by √(a² + b²। ठीक, सो इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो ये जो साइन थीटा प्लस अल्फा है इसकी वैल्यू, यहाँ थीटा के जगह पे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़ के और इन्फिनाइट को छोड़ के, हमेशा उसका आंसर -1 और +1 के बीच में ही आएगा। तो जब कुछ भी होगा तो इसका मतलब ये कहलाया कि अगर साइन थीटा प्लस अल्फा लिखा है तो इसकी वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में होगी। अरे सही है, थीटा की जगह पे कुछ भी हो। और इसकी वैल्यू कितनी थी? साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी थी? f of थीटा अपॉन कितनी थी? तो -1 f of थीटा अपॉन √(a² + b²। दोनों साइड कर दें तो √(a² + b²। f of थीटा की वैल्यू किसकी थी? इसकी थी। √(a² + b², a cos थीटा प्लस b sin थीटा √(a² + b²। आपको सिर्फ यही याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ। बाकी मैंने सिर्फ आपको प्रूव करके बताया। आपसे पूछे, एक क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे पूछे इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, यहाँ बैठ जाओ। तो कहाँ मुंडी है? वहाँ पर। अगर आपसे बोले इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ए वाली है। बोले मैक्सिमम वैल्यू दो, ए और बी तो क्वेश्चन से मिल ही जाएंगे। तो ए हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ लिखता हूँ। आपसे पूछा जाए इसकी मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या होगी? माइनस में √(a² + b²। और बोलेंगे मैक्सिमम, तो ये तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन बाकी कभी मैथ्स में आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन मिले और कहें सॉल्व इट, तो इस मेथड से आपको यहाँ तक लाना है। आपको हमेशा डिवाइड ही करना पड़ेगा और आपको उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ठीक है, -5 ठीक। इसको अपन ने क्या किया, जैसे उसने ये कहा तो इसको कंपेयर कर दिया इससे। कंपेयर कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आई? 3 और b की वैल्यू कितनी आई? 4। तो मिनिमम क्या होती है? मिनिमम कौन जानते हैं? -√(a² + b²। तो क्या हो जाएगी? -√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का हो गया 9, 4 का 16, 25 -5। और मैक्सिमम कितना हुआ? +5। इसी से आ जाएगा √(a² + b²। कितना इजी था, लेकिन थोड़ा सा और। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फर्स्ट था, सेम क्वेश्चन फिर पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मान लो इसी क्वेश्चन को फॉलो करूँ मैं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 9।
ठीक है, +9 मैंने प्लस लिखा, माइनस भी हो सकता है, 9/2 भी हो सकता है, 3/2 कुछ भी हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस में होगी, चाहे वो रेशनल फॉर्म में वो कैसे भी हो। तो क्या आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो कितनी आई थी, जब मिनिमम से स्टार्ट करें, जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी आई थी, -5। तो -5 कितने की आई थी, इतने की। इसमें प्लस क्या कर देना है, 9, तो कितना हो जाएगा 4। माने पहले सॉल्व इसी को करना, क्लियर बात। फिर जो प्लस या माइनस में लिखा उसको बाद में करना। इतने को सॉल्व किया तो मिनिमम वैल्यू आई थी -5, फिर बाद में क्या दिखा, +9 भी लिखा, तो +9 कर दिया। मैक्सिमम पूछा तो इसी में -5 +5 + 9 तो कितनी हो गई, 14। रितिका आई बात समझ में मेरी, ठीक ना। अब जैसे थर्ड वन, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा भी लिखा होता, वो कहते कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अपॉन 4 + 7, मान लो ऐसा लिखा होता तो भी वही था, अपने को तो पहले इसी की निकालनी, ठीक है। अपन जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा + 4 3 sin थीटा + 4 cos थीटा इक्वल टू कितनी थी, -5। तो देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा + 4 cos थीटा अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगी, -5/4। पहले डिवीजन वाला करेंगे, बाद में फिर प्लस माइनस भी करेंगे। और फाइनल क्वेश्चन क्या था, मैंने एक एक स्टेप सॉल्व किया। सबसे पहले इसको किया, फिर उसके डिवीजन में था उसको किया, फिर उसके प्लस या माइनस में जो है उसको करेंगे, क्योंकि निकालना तो पूरे का है ना। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? कोई डाउट, पार्ट आ रहा समझ में, सबको हो गया क्लियर। मान लो एक क्वेश्चन और होता है, मिनिमम मैक्सिमम भी ऐसे निकाल लेंगे, समझ गए। ये बताऊं मैं, का ये आया नहीं आया, पहले इसकी निकाली, वो कितनी थी, -5, ये पीछे निकाल के बता दी मैंने, पूरा आ गया। अब इसी में अगर मैक्सिमम कहते तो, मैक्सिमम इसी की कहते तो कितनी आती, एक ही स्टेप में लिखें तो कितनी आएगी, 5/4 + 7 कितना आएगा, इसकी 5 अपॉन में 4 था और +7 था, नहीं आया, आ गया ना, बस तो हो गया। 33 हुई ना, क्लियर इतना। और ले लो, मतलब सिर्फ मैं इसी एग्जांपल को उसके फॉलो कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। मान लो ऐसा होता कि 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। या यहाँ पे ले लो 5 डिवाइडेड बाय ले लो 3 और प्लस ले लो 2। स्टार्टिंग कहाँ से करते, यहीं से करते। अब तो समझ में आने लगा होगा ना। मिनिमम निकालेंगे तो -5 रखेंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम निकालेंगे तो +5। और ये भी सबसे पहले यहाँ तक तो करना ही है आपको, यहाँ तक तो कि मिनिमम मैक्सिमम तो सबसे पहले निकालना, फिर कहीं जाके करोगे। इसी के बताओ मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। ये मल्टीप्लाई में, इस पूरे के मल्टीप्लाई में मिनिमम -19/3 जो भी हो सबकी देख लेते हैं, जो भी मेरे को समझ में आया। इसका क्वेश्चन आया था ना सेट के बाद, अभी देखूंगा कौन सा मतलब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। मान कुछ भी दिया हो आपको पहले ऐसे बनाना है, फिर एक यहाँ तक तो करना ही है, फिर जैसा क्वेश्चन दिया वैसा सॉल्व करना। स्क्वायर है, पहले अंदर का निकाला, जैसे मिनिमम निकाला तो -5 का होल स्क्वायर, इसका तो दोनों सेम आएंगे। मैक्सिमम ये वाला क्यों आएगा, एलसीएम लोगे तो 7 का 4 कितना हुआ 28,
28 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 5 तो 5 किया तो 3 माइनस तो बेटा माइनस का है, एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 4 आया, लिखे देखो। बड़ा नंबर तो प्लस का है ना, 28 प्लस का है, माइनस 5 है। दोनों सेम है। मुझे लगता है समझ में आ गया। इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस भी हो जाएगा, तो सेम ही आएगा। तो मेरे को लगता है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ा जाए, अब कुछ क्वेश्चन किए जाए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जितना भी था मैंने सब पढ़ा दिया, छोटा बड़ा कोई भी मेथड हो, कुछ भी हो, सब अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आज अगले 1 घंटे और कल 2 घंटे सिर्फ अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से टफ हैं या थोड़े से आपको लगता है कोई डिफरेंट टाइप के हैं, बाकी आपको तो करना ही है। और कल तक आप लेवल 2 तक ख़त्म करो, लेवल 1 तो छोड़ो, लेवल 2 तक ख़त्म करो कल तक, क्योंकि परसों से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करूँगा। तो आप अपना टाइम मैनेज करो। क्वेश्चन है, इफ x अपॉन cos थीटा y अपॉन cos थीटा प्लस 2 pi by 3 and z upon cos theta minus 2 pi by 3, then x plus y plus z equal to, ऑप्शन दिए हैं -1 1 0 and none of these। अगर आप सोच रहे हो कि आपसे बन जाएगा तो ट्राई कर लो, अगर ऐसा किसी को लग रहा हो कर लो, क्या दिक्कत है। क्या आएगा देखते साथ ही बता दिया। करूँ मतलब मेरे को करना क्या, करूँ क्या? चलिए देखिए, आपसे अगर बन जाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, बन ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात, जैसे ये क्वेश्चन आप देखें और क्वेश्चन देखें कि रेशो के फॉर्म में दिया है, तो हमें एक्स वाई जेड दिया और आंसर भी क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो हमेशा इसके इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिया करो, के लैम्डा ऐसा कुछ ले लिया, जिससे आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आए। तो सॉल्व किया यहाँ से, तो लेट इसके इक्वल टू ले लिया लैम्डा सपोज, तो एक्स इक्वल टू आ गया लैम्डा कॉस थीटा, y इक्वल टू लैम्डा कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 और z इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 पाई बाई 3। सही, ठीक है। सबसे पहले तो आप लैम्डा, हमेशा रेशो सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि इसके इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लो। अब क्या करना था आपको, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, तो तीनों यहाँ प्लस में रख देंगे, लैम्डा तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, कितना बचेगा। अब यहाँ पर आपको सोचना है, देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होते। अब इस स्टेप पर आपको सोचना है कि 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से कौन सा आ सकता है, इजीली कौन सा आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन बड़े छोटे हैं, -1 0 1 शायद ही है ना। यहाँ पर देखो 2 पाई बाई 3 प्लस में है और यहाँ 2 पाई बाई 3 माइनस में है,
अच्छा अगर यही 3π/2 होता तो अपन जानते हैं 270, तो 270 प्लस थीटा भी जानते हैं, 270 माइनस थीटा भी जानते हैं, लेकिन 2π/3 नहीं जानते अपन। तो इसमें क्या करो, और ये सिंगल थीटा है, जब भी आपको थीटा के साथ प्लस या माइनस में सेम कांस्टेंट दिखे तो आप cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाओ। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लैम्डा, एक cos थीटा एज इट इज रहा, यहाँ पर कितना आ गया 2 c और d, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाओगे। दोनों का सम किया तो 2π/3 2π/3 कैंसिल हो गया, थीटा और थीटा मिलके कितना हो गया 2 थीटा, 2 थीटा को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा थीटा। क्लियर है स्टेप। फिर यहाँ है c माइनस d/2, इसमें से इसको माइनस किया तो थीटा थीटा कैंसिल हो गए, ये माइनस का प्लस हो गया, 2π/3 2π/3 4π/3 हो गए, 4π/3 को 2 से डिवाइड किया तो 2π/3। सही है। cos 2π/3 कितना होता, 60 120 होता है। cos 120 की वैल्यू निकालनी है, cos 120 क्या लिखेंगे, -90 प्लस 30 कर दो तो सेकंड क्वाड्रेंट -1/2 आएगी, -1/2 आएगी। ठीक है, लिख दो, समझ में आ गया। तो सिंस cos 2π/3 की होती है -1/2 होती है, अगर आपको यहाँ पता चल जाए तो इसके बाद खत्म, छोड़ दो, आंसर आ गया। कितना आया, क्या दिख रहा आंसर, यार आप इतनी देर में भी ना बता पाए क्या दिख रहा है इसकी। जीरो ना दिखा तुम्हें इतना बड़ा, सही है। ये लिखा मैंने, 2 से 2 कट गया, ये माइनस यहाँ चला गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, क्या आ गया 0। अरे यार बेटा इतने क्यों, है जी। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग देखा तो स्टार्टिंग में टफ था, स्टार्टिंग में लगा कि कैसे स्टार्ट होगा, कितने स्टेप हुए 3-4 स्टेप, इससे भी कम में कर लोगे आप, मैंने तो 4 स्टेप 5 स्टेप में किया। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, आपको तरीके मालूम होने चाहिए। और बात करते हैं, लिख दिया, मिटा दो इसको। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गया कि थीटा की लिमिट 0 से π/4, 0 से π/4 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कोई यूज ही नहीं उसका एक प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं sec 2 थीटा। अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं, खत्म कैसे करते हैं, उस पर बात करें। आपका क्वेश्चन दिया है sec और tan के फॉर्म में और आंसर आ रहा है सिर्फ tan के फॉर्म में, नन ऑफ दिस। अब नन ऑफ दिस को भी फिलहाल इग्नोर करें, पहले ट्राई करते हैं कि इनमें 3 में से कोई आंसर आ जाए। इनमें से कोई मतलब किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में है, तो sec और tan 2 थीटा को, sec 2 थीटा और tan 2 थीटा को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जो 2 थीटा वाले फार्मूले वो याद होने चाहिए।
टू थीटा में मैंने साइन कॉस और टेन टू थीटा के बताए, सेक टू थीटा कोसेक टू थीटा ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया, ना ही कॉट टू थीटा। तो इसका मतलब है इस सेक टू थीटा को भी कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेक टू थीटा का तो तुमने फार्मूला नहीं पढ़ा। तो 1 बाय कॉस टू थीटा माइनस साइन थीटा साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर साइन टू थीटा का मैंने फार्मूला बताया था टेन के फॉर्म में, क्योंकि आंसर टेन के फॉर्म में लेना, तो मैंने बताया था वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। और सिमिलरली कॉस टू थीटा का टेन के फॉर्म में था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये तो फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ये तो कोई बात नहीं। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एक चीज़ यहाँ चली जाएगी। वैसे तो एक ही स्टेप में मैं कर सकता हूँ, नीचे वाला इससे कट जाएगा एलसीएम के बाद। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है तो समझते हो, उल्टी हो जाएगी। सो ये हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल। ठीक है, ये ऊपर जो बन रहा है वो बन रहा है 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा। अरे दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस और इनटू में ये जो बेटा ये समझ में आ गया, किसी का तुम्हें तो नहीं आया। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तुम लोगों को नहीं बना बेटा तो पूछ लिया करो। ए जो लिखा है इसमें भी 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो सबको पता होगा। तो ए क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी। ठीक है, इससे एक एक कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो क्या होता है, मैं बार बार कहता हूँ मैथ्स जो है वो करने की चीज़ है। आप जितने क्वेश्चन करोगे उत्तर समझ में आएगा। जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो इसके बाद मैंने सोचा इसको होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, एक कैंसिल होगा। अब समस्या क्या है कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन 4 ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी आपको वही बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो आपके, कैसे लाओगे? आपको लाना है 4 ऑप्शन में से एक लाना, या तो आप नन ऑफ दिस लिख दो, तो नन ऑफ दिस का आंसर नहीं है, इसका आंसर है ये 1 लिखा। आप इनको देखा, हाँ ये क्या लिखा π/4 10 में क्या होता है 1। तो ये जैसे ये π/4 दिखा वैसे क्लिक किया कि इस 1 को मैं 10 π/4 लिख सकता हूँ क्या? अरे क्योंकि π/4 यहाँ दिया, π/4 आंसर कब आएगा, जब यहाँ क्वेश्चन में कहीं π/4 होगा। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 π/4 माइनस टेन थीटा 1 प्लस यहाँ इनटू में कुछ नहीं तो 1 लिखा होता है। अब अच्छा इनटू में 1 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ए क्या दिख रहा है 10a प्लस बी 10a माइनस बी। अब आपको 10a प्लस बी और 10a माइनस बी के फार्मूले याद होना चाहिए क्या होते। तो वो फार्मूला क्या होता 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। तो मैंने इनटू 1 अपने आप लिख दिया और 1 को क्या लिख दिया π/4, क्योंकि मेरे को ऐसा फार्मूला बनाना था। मतलब ये सब ऐसा नहीं कि आप रट के कर सकते हो, रट के कुछ नहीं कर सकते। आपको जब आपने पहले कभी क्वेश्चन किए होंगे बहुत सारे, ये वाला नहीं ना इस टाइप का, आपने क्वेश्चन किए होंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि आंसर इस जैसे लाने हैं। क्या ये मैंने करा दिया, अब नेक्स्ट टाइम आप इस जैसा क्वेश्चन देखोगे तो आप कर लोगे। एक फार्मूला हो गया 10a प्लस बी का, a प्लस बी का मतलब π/4 माइनस थीटा का, π/4 माइनस थीटा कौन सा होगा सी वाला। कहाँ डाउट है पूछ लो। इसमें ये भी आप समझो कि ऐसा ही क्यों किया।
जैसे पहले तो सेक को कॉस क्यों लिखा, क्योंकि सेक टू थीटा का फार्मूला नहीं होता। फिर दोनों जगह कॉस कॉस दिखा तो एलसीएम ले लिया। फिर आंसर अपने को 10 के फॉर्म में दिखाए थे, तो इसका भी 10 का फार्मूला लिखा, इसका भी 10 का लिखा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक भी समझ में आ गया। जो कट पिट रहे थे वो काट दिया, मतलब यहाँ तक आ गया। अब जैसे ही ये देखा तो मेरे को लगा 1 का स्क्वायर तो नहीं लिखा था, ये देखा तो मेरे को लगा यार किसी के होल स्क्वायर का फार्मूला हो सकता है। अगर 1 का स्क्वायर हो जाए तो वो किसका हो सकता था, इसका होल स्क्वायर बन सकता था। जब ये होल स्क्वायर दिख गया तो मेरे को लगा यार 1 माइनस टेन थीटा लिखा, ये लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस 1 को स्क्वायर लिख दूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसी स्टेप तक आ गया। जब इस पे पहुंचा ये आंसर से मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इसमें π/4 देखा, इस 1 को π/4 लिख दिया। और जैसे इसको 10 π/4 लिखा तो फिर मेरे को लगा यार ये तो a माइनस बी का फार्मूला भी बन सकता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती, यहाँ भी 10 π/4 होना चाहिए। तो मैंने इस 1 को यहाँ लिख दिया। तो वो जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा करते जाते हैं। सही है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स बड़ा सेंटेंस टाइप का सब्जेक्ट है, तो जैसी जरूरत पड़े वैसा करते जाओ। मतलब इसमें कोई अपन एक पैटर्न फॉलो नहीं करते कि ऐसा ही है। तो क्वेश्चन इज कि इफ sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 इक्वल टू 3 एंड cos θ1 plus cos θ2 plus cos θ3 equal to option is 3 2 1 0। ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए ये सब क्या होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये मतलब आप ऐसे नहीं कि फार्मूला लिखा और चालू हो जाओ। सही। वो कह रहे हैं sin θ1 sin θ2 sin θ3 इन तीनों का सम 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी अपन ने पढ़ा कि sin θ की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। ये पढ़ा कि -1 और 1 के बीच में होता है, -1 1 भी होता है। ठीक है। तो ये 3 आंसर कब आएगा, जब तीनों 1 होंगे। sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 इक्वल टू 3 इज पॉसिबल इफ क्या होगा, sin θ1 sin θ2 और sin θ3 तीनों की वैल्यू क्या होगी, 1। अरे तभी क्लियर है, ठीक है। तीनों की वैल्यू 1 होगी। अब निकालने किसकी, cos θ1 cos θ2 cos θ3। अब अपने आप मन से अपन 3 नहीं लिख सकते कि 3 लिख दो, इसमें भी तो ऐसे ही होता है। उसने बिल्कुल नहीं बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और ना ये बोला कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अगर उसने यहाँ पे बोल दिया होता कि देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो 3 होता आंसर। जैसे वो भी नहीं होता, उस केस में भी ना होता, क्योंकि एक कंडीशन दी है इसके अकॉर्डिंग। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा होता ना, ये कुछ ना दिया होता तो 3 होता। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया है तो मैक्सिमम 3 तब भी नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 तो ये सभी जानते हैं। तो अगर आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब अगर θ1 की निकालनी तो यहाँ क्या होगा, θ1 और sin θ1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस 1 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ऐसे ही cos θ2 की भी क्या आएगी, 0 और cos θ3 की क्या आएगी, 0। अरे आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। समझ में आया, क्लियर हुआ, किया था मैंने अलग तरीके से सोचा, अलग तरीके। मैंने π/2 लेके देखा तो cos π/2 सब 0 ही होते हैं। लेकिन ये समझ में आ गया लॉजिक, सबको क्लियर। तो कितना इजी था, लेकिन अगर आप ढंग से नहीं करोगे इसको तो आपको लगेगा तो ऐसा तो पढ़ा ही नहीं, एक क्वेश्चन दे दिया टेस्ट में, गड़बड़ हो जाएगी। सही ना। तो आपको
इसलिए मैं कहता हूँ आप जितने क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना आपका लॉजिक डेवलप होगा। कंसेप्ट यही है, जो अपन ने पढ़ा चीज़ें वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 5π/8 प्लस साइन स्क्वायर 7π/8 इक्वल टू ऑप्शन है 1 -1 2 -2। सॉल्व करो तो ट्राई। देखिए जिससे बन रहा है वो ठीक है, बाकी आगे बढ़े। क्या दिख रहा है π/8, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है π/8। ये बड़ा 7π/8, इन सब की वैल्यू अपने को नहीं मालूम। अपन निकालना भी चाहें तो अपॉन में 8 हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। π/3 होता है, π/2 होता है, π/6 होता है, तो π/8 वाला अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। तो आप इनको क्या कन्वर्ट करो, जैसे लिखा है साइन 7π/8, 7π/8 को अपने को कैसे कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट करना है π/8 में, या कम से कम मिनिमाइज तो करना ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन π-π/8 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, क्योंकि जितना मिनिमाइज होगा उतना हो सकता है प्लस माइनस कट पिट जाए, जीरो आ जाए। जीरो तो है नहीं ऑप्शन में, कुछ और इनमें से आ जाए। जीरो होता तो जीरो भी आ जाता, ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। तो साइन π-θ, π-θ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का साइन ही रहेगा, तो इसे साइन π/8 लिख सकते हैं। क्या समझ में आया कि साइन 7π/8 को इतना लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया मिनिमाइज। अब इस वाले पे आ जाओ, सेकंड नंबर का। साइन अभी स्क्वायर नहीं लगा रहा है ना, अगर स्क्वायर लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो तुम स्क्वायर भी लगा दो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ भी लगा दो, ठीक है। साइन स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है होल का स्क्वायर। तो मैंने अभी यहाँ ले तो होल स्क्वायर का बाद में फिर वापस लगा दिए। ये हो गया साइन स्क्वायर, इसको क्या 8 और ये कितना लिखा 5, तो इसे π-3π/8 लिख सकते हैं। 8 में से 5 3 गए तो 5 में से। ये मैंने ब्रेक करना सिखाया था ना, कैसे करना। ये आपको इसके नियरेस्ट देखना है कौन सा मिले। तो ये कितना, ये भी वही π-θ सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/8 हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, साइन स्क्वायर 3π/8 का आया, तो साइन स्क्वायर 3π/8, 3π/8 को क्या लिख सकते हैं π-5π/8, तो और ज़्यादा हो जाएगा। रहने दो, कुछ नहीं लिखना है, इसको छोड़ो। यही दोनों ठीक हैं, क्योंकि 3π/8 को लिखने गए तो वो तो पूरा तो 5π/8 आ रहा था, तो वो तुमने कहा वो करो। देन इसमें वापस रिप्लेस कर दो, इन दो को रिप्लेस कर दो इन दो से, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8। ये तो एज इट इज रहा, ये भी सेम रहा, इसकी जगह पे आ गया इतना, और इसकी जगह पर आ गया इतना। एक और एक दो डबल डबल हो रहे। अब आया तो समझ में कहाँ से आया था, और डबल है तो 2 लिख दें। तो एक हो गया साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8। मिनट ऐसे चला लूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ। अब आगे अगला स्टेप, हाँ अगला स्टेप नहीं लगेगा, स्क्वायर है, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा होता है क्या? हाँ अगला स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप। आंसर आ रहा है 2। सबने पढ़ा है, सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जितना पढ़ा है उसी से आएगा।
ठीक है बेटा, तुमने तो किया है, बताओ कैसे आएगा। सर इसका ना साइन तुम बताओ, जैसा तुम कहोगे वैसा कर देंगे। सर वो कोशिश कर रहा है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कर दो कॉस स्क्वायर। कैसे 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 वो सही बोल रहे, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। नहीं कैसे, वो इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे होगा। 1 प्लस 1 प्लस कहाँ से आ गया, 1 माइनस कॉस, वो भी क्या काम का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर करोगे, वो भी काम का नहीं। आप देखो यहाँ तक आ गया, अब आगे का अपने को वैल्यू नहीं मालूम, कुछ भी समझ, ए स्क्वायर में दिया, अगर कहीं से कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 मिल जाए तो मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 में बदलें, तो अपन जानते हैं कॉस अगर पाई बाय 8 लिखना है तो ऐसा लिखें, सॉरी, साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 करें तो कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा ना, 3 पाई बाय 8 आ जाएगा। अरे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना है 8, ऊपर आएगा 4 पाई, 4 पाई में से पाई गया तो कितना 3 पाई, तो इसको 3 पाई पाई बाय 2 के कारण साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 8। समझ में आई बात क्या, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 1 मिनट और लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ साइन 3 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8 को मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में आ गया। 3 पाई बाय 8 को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, और ये किसकी होती है, कॉस की वैल्यू, हो गया। एक बार देखने को मैं सवाल है,